25 सितंबर 2025 को राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनो हिल्स दोईमुख में हिंदी पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एक विशेष वार्ता प्रदर्श यानी लाइव टॉक शो रखा गया, जिसमें आरजू के माननीय कुलपति तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के कई सुप्रसिद्ध लेखक, शिक्षकगण तथा शोधार्थियों और विभिन्न विभागों के छात्र आदि मौजूद रहे। इस लाइव टॉक शो में राजभाषा हिंदी और अरुणाचल प्रदेश का लोक साहित्य, अरुणाचल प्रदेश की हिंदी, सृजनात्मकता की कहानी, रंगमंच और हिंदी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का संयोजन श्रीमती गुम्पी मुसोलोम्बी जी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हुए प्रोफेसर एस सिंह जी ने उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों और शोधार्थी एवं विद्यार्थियों को स्वागत भाषण से संबोधित किया। इसके पश्चात राज्य के दूर जिलों से आए प्रवक्ताओं को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। पहली प्रवक्ता के रूप में श्रीमती जार्जुमत्या जी ने युवा पीढ़ी और हिंदी विषय पर एक प्रभावशाली वक्तव्य प्रस्तुत किया। दूसरे प्रवक्ता के रूप में अरुणाचल प्रदेश के पहले हिंदी लेखक जुमसी सिराम जी ने किस तरह अपने अंदर के लेखक को निखारा जाए और सृजनात्मकता को किस प्रकार निखार दिया जाए, इस विषय पर एक प्रभावशाली वक्तव्य प्रस्तुत किया। आगे इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने प्रवक्ताओं से बड़ी उत्सुकता के साथ सवाल किए और प्रवक्ताओं ने भी उन सवालों का स्वागत किया। और इस कार्यक्रम की अगले प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर जोराम आनिया जी ने लोक साहित्य और मातृभाषा पर एक प्रभावशाली वक्तव्य प्रस्तुत किया। विश्वविद्यालय दूसरे देशों की भाषाओं को लेकर शिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करता है, जो कि आज के उदारवाद, भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन और बाजारवाद, उपभोक्तावादी परिप्रेक्ष्य में ये सभी रेलेवेंट हैं, प्रासंगिक हैं। आज इस समारोह के आयोजन के अवसर पर मैं स्वागत करते हुए स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मुझे प्रभारी कुलपति महोदय का स्वागत करते हुए हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। सर, हमेशा से आप इस तरह के आयोजनों या विश्वविद्यालय में आयोजित अन्य कार्यक्रमों में भी आप अपने प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के माध्यम से हम सबके अभिभावक होने और मार्गदर्शक, दिशा निर्देशक की अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ भाषा उत्सव की शुभकामनाएं। राजीव गांधी विश्वविद्यालय द्वारा 14 से 26 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी दिवस का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में किया गया था और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का स्पष्ट संदेश था कि सबसे पहले हमारी मातृभाषा और हिंदी का सम्मान करना भारतीय नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य है। इस उद्देश्य के साथ आज के इस चर्चा, परिचर्चा, सीधी बात, लाइव टॉक शो को आयोजित कर किया जा रहा है राजीव गांधी विश्वविद्यालय की ओर से और इसका समन्वय कर रहा है हिंदी प्रकोष्ठ। सबसे पहले मैडम आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा कि आज हम आपसे सुनना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश और हिंदी, अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसे हिंदी ने जन्म लिया है जो यहाँ के हर एक दिलों में छाया हुआ है। हर युवाएं, विशेष रूप से युवाएं इस हिंदी से बहुत प्रेम करते हैं। वो अपने मनोभाव को इस अरुणाचल प्रदेश के हिंदी में बयां करना को अधिक सरल समझते हैं और मानते हैं। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, इस अरुणाचल प्रदेश की जो उत्पत्ति हुई है और इस अरुणाचल प्रदेश की जो हिंदी की अभी जो उत्पत्ति हुई है, इस हिंदी को लेकर आप क्या भविष्य मैम देखते हैं? मैं उस पीढ़ी से हूँ जो हमारे इंडो चाइना वार के बाद आर्मी जब अरुणाचल में, उस समय नेफा था,
वहाँ जब आए तो हमारे गांव-गांव में मेडिकल रिलीफ्स या एजुकेशन टेम्पररी स्कूल्स वगैरह आर्मी जब चला रहे थे और हमारे ट्राइबल लोग जो गांव वाले थे उनको पोर्टर के लिए हायर कर रहे थे, उनकी जो बोलचाल की भाषा हिंदी जो सीख रहे थे, उसके बाद जो बॉलीवुड शुरू हुआ, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, उनके मनोज कुमार, उनके समय के जो हिंदी फिल्म के डायलॉग्स बहुत कम होते थे लेकिन जो आते थे, और हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पब्लिसिटी विंग होता था IPR का भी, तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बहुत दिखाते थे, तो सारे हिंदी फिल्म्स होते थे, तो बच्चे ऐसे पिकअप करते थे। और ऊपर से हम जब तक क्लास 4-5 में पहुँचे तब तक हिंदी सेकंड लैंग्वेज हो गया, नेक्स्ट टू इंग्लिश। और आज भी आप सब लोग एहसास करते हैं, महसूस करते हैं कि आज भी तवांग की जो लोगों की मनपा भाषा है हमें समझ नहीं आता है। उनका जो टिबेटो सिनो टिबेटन उससे है, फैमिली से है। खामती जो ताई खामती लैंग्वेज है उनका, जो बर्मीज थोड़ा टच में है, या कुछ उनके बुद्धिस्ट उसमें पाली लैंग्वेज में है, वो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। हमारा आपातानी भाषा बहुतों को समझ नहीं आता है। गालो, निशी, आदि, तागिन थोड़ा एक दूसरे को समझते हैं लेकिन फिर खुल के बोल नहीं पाते हैं। सो भाषा में जो विविधता है अरुणाचल में, उसके चलते एक लिंगुआ फ्रैंका, एक कॉमन सामान्य भाषा की ज़रूरत एहसास हुआ जैसे जैसे लोग मिलते जुलते गए। फिर भी हमारी जो पीढ़ी है उनको एक तमीज़ से बात करने की एक सिखाई जाती थी कि हिंदी है तो इस किस्म से आपका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, प्रोनाउंसिएशन, आप भाषा नहीं बोल सकते, आप भाषा बोलना पड़ेगा। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो ग्रामर है वो सब बहुत बारीकी से सिखाया जाता था, तो बहुत लोगों को अच्छा भी लगता था कि आप कुछ नया सीख रहे। और मुझे व्यक्तिगत तौर पे किसी भी तरह की भाषा सीखने समझने का एक इच्छा रहता है हमेशा से। थोड़ी सी असमी सीखा, थोड़ा बंगाली सीखा, और हमारे समय का जो बॉलीवुड मूवीज़ हो, गाने हो, उसमें उर्दू का बहुत यूसेज है, तो उर्दू आप जो रेखता वगैरह है, तो प्रोग्राम्स आज भी यूट्यूब में भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चलते हैं। तो वो सब से आज जो 20-30 के आप लोगों के उम्र का जो अरुणाचली बच्चे, युवा पीढ़ी जो हिंदी बोल रहे हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, कम से कम क्रियोलाइज ही सही। एक अरुणाचली जैसे नागालैंड में एक नागामीज है, नागा भाषा प्लस असमीज का एक क्रियोलाइज है, वो नागामीज हो गया। तो अरुणाचल में हिंदी का एक क्रियोलाइज भाषा है अरुणाचली हिंदी। अभी भाषा विज्ञान वाले तो आप जो एकेडमिक से आप लोग हैं, तो आपकी नज़र में इस जो क्रियोलाइज हिंदी का भविष्य क्या हो सकता है, स्पेशली लिटरेचर में, हिंदी साहित्य में, क्या इसका महत्व और बढ़ेगा या इसको बस रास्ते में, मार्केट में बोलचाल की भाषा के तौर पे बस इस्तेमाल करेंगे, भूल जाएंगे? ये एक आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग इसको किस किस्म से यूज़ करते हैं। उसको आप लिटरेचर में, आपके जो भी कृति होगा, आपके जो लेखन होगा, उसमें, आपके कविता में, आपके उपन्यास में, आप लोग कहानियाँ का जब लेखन करेंगे, उसमें आप लोग इसी बोलचाल की भाषा को, क्रियोलाइज अरुणाचली हिंदी को यूज़ करेंगे, या वही साहित्यिक हिंदी, अभी गुम्बी मैडम जिस भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस किस्म का हिंदी में लेखन करेंगे? सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा ना भी हो, या वो पढ़ने
लिखने में बहुत तेज भी ना हो, ऐसे कोई युवा हो परंतु वो लेखक बनना चाहता हो या कवि बनना चाहता हो, तो कैसे वो सृजनात्मकता को अपने अंदर निखारे सर? आपसे जानना चाहेंगे। मेरा सबसे पहले 1983 में हमने बहुत कुछ लिखा था हिंदी फिल्म देख के। उस समय हमारे बीच में सिर्फ जैसे ही मेरा ने अभी हमारे जार्जिन में हम बताई है, उस समय सिर्फ पढ़ने लिखने का, हिंदी सीखने का जरिए सिर्फ फिल्म था और रेडियो था। हिंदी का पत्रिका उपलब्ध नहीं थी, हिंदी बोलने वाला या लिखने वाला नहीं था और हिंदी का विषय भी नहीं था। तो मैंने टूटे फूटे हिंदी में कुछ फिल्मी समीक्षा भी की, जैसे आपका एक बीघे के लिए फिल्म को भी मैंने समीक्षा किया और आपका ये गांधी फिल्म को भी मैंने समीक्षा किया। तो उसी का ढेर सारी रचना को एक डॉक्टर रमन संजय नाम का एक बिहार का एक आदमी ने इसको पढ़ के हमको अपना पास बिताया और हमको समझाया बुझाया, अगर तुम साहित्य जगत में काम करना हो तो सबसे पहले अपना लोक साहित्य का सेवा करो। यूपी बिहार का या फिल्मी क्षेत्र में लिखने वाला बहुत कुछ है और उसी का लेखों का भीड़ में तुम खो जाओगे। इसलिए भलाई इसी में है, अपना सोसाइटी को चालू करो, वो भी हिंदी में। तब मैंने 1983 को एक नोवेल लिखा था, शायद कोई पढ़े भी होंगे। वो नोवेल का नाम मेरी आवाज़ सुनो। तो उसके बाद मेरे पत्रपुर में हमको बहुत सराहा। मेरा घर में यूनिवर्सिटी का कई बच्चा भी हमको मिलने आ गया। इस प्रकार मैंने अभी तक 7 किताब लिखा है और लेख अलग। फिर उसके बाद हमको ये हमारा ये मुसलमान ने हमको आप लोग के सामने खड़े होने का निमंत्रण दिया। तो मैंने मैडम उधर में नहीं आऊँगा क्योंकि मैं गाँव का आदमी हूँ और उसी में संतुष्ट में वहाँ नहीं आ सकूँगी। तो मेरा ने फोन पे सीधा हमको सर आप क्यों नहीं आएंगे, आप हमारा पिता समान हैं और आपको हिंदी ने चुना है, आपने हिंदी को नहीं चुना। अगर आप वहाँ नहीं आएंगे तो ये का हिंदी का ही अपमान होगा। तो मैंने निश्चय कर लिया कि आप लोगों के बीच खड़ा हूँ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को हिंदी का सेवा इसलिए मत कीजिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अगर आप हिंदी का माध्यम से अपना लोक साहित्य को या संस्कृति को और अपना ये फोक टेल को हिंदी से लिखेंगे तो आपकी रचनाएं जल्द से जल्द नेशनल लेवल में पहुंच जाएगा। मेरा मतलब कहने का मतलब आप अंग्रेजी से नफरत करना नहीं है। अगर आप अच्छा राजनेता बनना है तो सबसे पहले आप हिंदी से भाषण देना होगा। अगर आप व्यापारी हैं या बिजनेसमैन है तो आपका बिक्री बढ़ाने के लिए आप हिंदी से ही उसका एडवर्टाइजमेंट देना होगा, क्योंकि हिंदी सबको अच्छी तरह से मालूम है। आप देखिए बाजार में फुटपाथ में बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, हमारे आमा बाबा लोग भी हिंदी से ही बातचीत करते हैं। हिंदी हमारी सिर्फ राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारा संपर्क भाषा भी है। मैडम के पास आना चाहती हूँ और मैडम का उनकी चाहत है, वे चाहते हैं कि युवा इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और इतने सालों का जो उनका अनुभव है, इस अनुभव में वे एक और बिंदु ये सम्मिलित करना चाहते हैं कि युवाओं ने क्या सीखा इस पीढ़ी से और इस पीढ़ी से। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हम अंग्रेज़ी पढ़ने के कारण हम कभी कभी जो हम अपने भावनाओं को हिंदी में लिखने की प्रयास करते हैं, परंतु ये नहीं हो पाता है क्योंकि हमारा ज़्यादातर ध्यान अंग्रेज़ी में होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि ये क्योंकि अंग्रेज़ी जो हम पढ़ते हैं वो हमारा सब्जेक्ट है इसलिए पढ़ते हैं, उसको छोड़ के कभी कभी हमें भी अच्छा हिंदी में लिखने का मन होता है। तो मतलब अगर हम चाहते हैं तो हम कैसे अपने अंग्रेज़ी और हिंदी को साथ ही साथ लेके चले? तो मेरा आपसे ये प्रश्न है। अंग्रेजी, हिंदी या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के जो लालसा है, इच्छा है, उसके पीछे अपने रूट्स को हम लोग हमारे जनरेशन में खोया, क्योंकि उस समय हमारे माँ पिताजी को लगता था कि नहीं अंग्रेजी हिंदी सीख लिया तो बहुत अच्छा है, सबसे बात कर लेंगे।
अभी हमने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, असमीज, बंगाली, नेपाली, मतलब बोलचाल की जो भाषा है वो हमने सीख लिया। लेकिन जब अभी गांव जाते हैं, मुझे लगता है कि हर बार कोई बुजुर्ग गुजर जाता है ना, तो लगता है धीरे धीरे हमारी जो भाषा, मातृभाषा, वो खत्म हो रही है। और हर बुजुर्ग के साथ हमारी जो अस्तित्व है, हमारा जो अपना एक जनजाति होने का हमारा जो व्यक्तित्व है, आइडेंटिटी है, वो खत्म हो रहा है। इसलिए मैंने पहले जो हमने अपील किया आप सबको कि आप जिस भी भाषा में रचना करें, अंग्रेजी, हिंदी, जो भी हो, उसमें अभी आप ट्रांसलेशन की बात पूछा, ट्रांसलेशन में बहुत कुछ खो जाता है। वो हमेशा हुआ है लिटरेचर में, क्योंकि एक इंसाइडर को भी अपनी भाषा अगर अच्छी तरह नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि हमारी अपनी ट्राइबल सोसाइटी में भी एक बोलचाल की भाषा है, एक आपका रिचुअल वाले जो भाषा है, उसमें फिर एक एल्डर्स का भाषा है जिसमें बहुत सारे लोकोक्ति, इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज होता है। तो हम लोग उसे खो रहे हैं। अभी आया मैडम ने जो कहा कि कम से कम उसको अगर कोई डॉक्यूमेंट भी करना शुरू कर दे तो तर्जुमा होते रहेगा। लेकिन मेरी अपने समझ के हिसाब से भाषा और साहित्य, उसका एक ग्रोथ होता है, उसका एक्सपेंशन होता है, उसमें नए शब्द आते हैं, अपने शब्द दूसरे भाषा के साथ आप जोड़ते हैं, और कल्चरल जो मिलियो है, जो एनवायरनमेंट है, उसके साथ नए शब्द बनना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे मैं गाला वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रही हूँ 2 टर्म्स, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारे अभी जो 3rd लैंग्वेज इंट्रोडक्शन हुआ है एजुकेशन डिपार्टमेंट के पॉलिसीज़ के थ्रू, उसमें भी बहुत लोग सोचते हैं कि वी शुड नॉट काइंड ऑफ अडॉप्ट और एडॉप्ट न्यू वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। लेकिन आप इंग्लिश को देखिए या हिंदी को देखिए, जब तक इंटरेक्शन होता है, अलग अलग शब्दों का आप जिस किस्म से व्यवहार होता है, यूसेज होता है, उसको अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो एक्सक्लूसिविटी में भाषा का एक्चुअली ख़त्म होना भी बहुत स्कोप ज़्यादा हो जाता है। तो ग्रोथ के साथ ज़रूरी है। और कल्चरल मीनिंग में आप ट्रांसलेशन बहुत सही सटीक दिखाना भी बहुत मुश्किल होगा। प्रोनाउंसिएशन में तो हम लोग मार खाए ही रहे, अभी ट्रांसलेशन में जो तर्जुमा है उसके लिए स्किल बहुत ज़रूरी है। आज हम जो जिस हिंदी की बात कर रहे हैं वो शायद अभी तक लिखित उसमें रूप में नहीं है और बोलचाल की भाषा में है। ऐसे यूथ बैठे हुए युवा है जिनका परिवार जो है, आप भी गांव से जुड़े हुए हैं, आज भी ग्रामीण से जुड़े हुए, ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए। इस मामले में ये जो आपका ये जो पीढ़ी है वो बहुत सौभाग्यशाली है। हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली इसलिए कि हमने गाँव को जिया और आज मैं इस जीवन को भी जी रही हूँ। आपने गाँव को भले ही नहीं जिया हो, जीने वाले आपकी परिवार में आज भी है। इसलिए जो है, जब लोक साहित्य पर, मातृभाषा पर काम करने का सवाल है, आज की युवा पीढ़ी के लिए सबसे खूबसूरत समय है, क्योंकि आपको दुनिया का भी पता है, विश्व का भी पता है और अपने गांव का भी पता है, मेरे दादी नानी का भी पता है। जहाँ तक अनुवाद के समय में कटने चटने का है, मेरे अनुभव से बेहतर होकर आए हैं। उसमें जो है कट कम हुआ है। जब तुम ट्रांसलेशन कर अनुवाद करोगे उसमें कट कम हुआ। कहाँ कट कम हुआ है? मैं गांव से हूँ, मेरा जीवन गांव में बीती, तो इसलिए जो है मैं उसको अनुवाद करने में कई चीज़ों में मैंने बेहतर किया है। उदाहरण के रूप में अगर आपके यहाँ पंछी बच्चे हैं तो ठीक है, मैं तनिषी में एक गाना बहुत प्रसिद्ध है, जुजू जा जा जामिन जा तमु मुले जामिन जा, हाँ, तो अमृत के जामिन जा बल तेयो जामिन जा अमृत गुम से जामिन जा गुंगे तमाचे जामिन जा। इसका मतलब है कि हम जो तमिल हम स्त्रियाँ, हम महिलाएं जो खेत में काम कर रही है और धान के खेत में काम करती हुई श्रम गीत है, गाती है कि अगर हम इस अमृत माने धान जो है ना, धान का पौधा जो है उसके सामने से यूं
हाँ, ब एक शब्द है, बहुत सुंदर है। मैंने बहुत सोचा ब क्या चीज़ है, हिंदी में कैसे किया जाए। हिंदी में एक बहुत खूबसूरत शब्द है, बल खाती हुई। हाँ, बल खाती, बहुत सुना ये बात शब्द, बल खाती हुई कैसे जाती है महिलाएं। हमारा समाज बोलो, भारतीय समाज बोलो, निश्चय समाज बोलो, महिलाओं को, स्त्रियों को हमेशा आगे रखा है। हमारा समाज में भी गीत से लेकर और सब चीज़ों में महिलाओं को बहुत खूबसूरत स्थान दिया है। तो वो क्या कहते हैं, बल खाती हुई अगर मैं इस पौधे के या धान के सामने से गुजरती हूँ, हाँ, या बचती हुई निकलती हूँ, क्या धान की पौधों में ओस की बूंदे, ओस माने दूध ना, हाँ, वो गुमखा टमाटो, गुम्स माने ओस की बूंदे है, वो ओस की बूंदे जो धान के पौधे में है, क्या वो बूंद जो है उससे हम कहीं वो हमें मारना डाले, गाना है ना, इतना खूबसूरत है। यानी महिलाओं की कोमलता, हाँ, स्त्री के अंदर की जो कोमलता, उसकी खूबसूरती इस गाने में है। मेरे कहने का मतलब ये कि उसको अनुवाद करते समय मैं सोचती हूँ, आपने सुनने के बाद, निश्चय में सुनने के बाद, जितना आप मतलब महसूस नहीं किया हुआ, हिंदी में अनुवाद करने के बाद उस गीत में जान आ गई। भाषा प्रेमी होने के नाते कि जिस शब्द की उत्पत्ति जहाँ हुई है उसका सम्मान मुझे लगता है रखना चाहिए। हमें लाइक बम्बू टेंगा की जगह ज़्यादा इकुम ये मुझे लगता है बोलना चाहिए। और मैंने अपनी दोनों किताबों में ये प्रयास किया है कि किस तरह सोयाबीन को फर्मेंटेड सोयाबीन आज्ञा को फर्मेंटेड सोयाबीन ना कहकर उसे आज्ञा को आज्ञा ही मैंने प्याग ही रखा है, नामदू को मैंने नामदू ही रखा है। ये प्रयास आप युवाओं की ओर से होना चाहिए कि किस तरह हम अपनी भाषा के शब्दों को आगे लाएंगे और धीरे धीरे जो प्रयास है उसी से बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। आप ये नहीं सोचना है कि मेरे एक के प्रयास से क्या हो सकता है। तो आगे मैं सवालों की पूल में बांधना चाहूँगी श्री जुंसी श्रीराम सर जी को, और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि जुंसी श्रीराम सर के लिए कोई प्रश्न है तो कृपया पूछें। अलग अलग जगह के फोक सॉन्ग वो लोग सुनाते हैं, सुनते हैं और हम लोग को थोड़ा मालूम चल जाता है, पर लिटरेचर में शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इतना मैंने नहीं देखा है। मैं खुद भी जानना चाहूँगा, अनेगा ये तुम लो ना दाली है दालीली, इसका क्या अर्थ है हिंदी में, इंग्लिश में, जबकि मुझे ये जानना मतलब ज़रूरी होता है कि कई तरह से मेरा दोस्त लोग हैं और मुझे पूछते हैं इसका अर्थ क्या है, और मेरे पास जवाब नहीं होता है, सिर्फ कुछ चीज़ों के जवाब होता है, तो फुल क्लियरिटी मुझ में भी नहीं है। तो क्यों हम लोग के जो लिटरेचर जो समाज के जो विशिष्ट लोग हैं वो लोग क्यों इस पे थोड़ा नहीं देखते हैं, वो मेरा सवाल है। थैंक यू। डालिए डाली निकालो का एक पॉपुलर कॉकटेल है, डालिए डाली डालो कोरेगी, और उसमें कोई भी इस सब्जेक्ट में कोई भी ये इंक्लूड नहीं कर सकता है। जो अपना घर में अमीर लोग किसी को ये काम काज के लिए रख देता है और अपना बच्चा को खेती का समय ईद में भूखे के लिए देता है, तो शाम को उसको अच्छा से खिलाया पिलाया नहीं जाता है। एक टूटा फूटा लोलम होता है, ये ईद होता है। तो आज तुमने बच्चा को ठीक से देखभाल किया, इसका बदले में तुमको एक लोलम लुमटू देगा, मतलब लोलम लुमटू खेती करने का एक ऑर्डर होता है। तो उस तरह से जो शीर्षक, उसको शीर्षक कहा जाता है। जैसे ले तो पावन, उसका कोई मीनिंग नहीं, ले तो पावन, लेकिन इस ले तो पावन में ज़्यादातर स्वागतम का गीत होता है। इस प्रकार का हमारा लोक नृत्य और लोक लोकगीत में गाया जाता है। तो उसका जो शीर्षक है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। और दूसरी बात अंग्रेजी, तो मैं यहाँ हिंदी को प्रमोट करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। Niamendu nongom macam kumamla, niamendu nongom macam kumamla, regre nok anke ayah ko manjabba dalaka. Niamendu nongom macam kumamla, regre nok anke ayah ko manjabba dalaka. Ngobere kamu duko, manok anke bere nemu duko, ayah
Pugedore, Riviro Bobe, Nibadalaka, Aya Pugedore, Riviro Bobe, Nibadalaka. अंत में इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती गुम्पी मुसोलोम्बू जी द्वारा किया गया और इस तरह आरजीयू दोईमुख में आयोजित यह कार्यक्रम सफल और सार्थक रहा, जहां उपस्थित सभी सहभागियों ने भी सक्रिय होकर इस ज्ञानवर्धक टॉक शो में भाग लिया।